ये बताने के लिए कि हम ये थे, तुम्हारी ऑक्सफोर्ड और फलानी यूनिवर्सिटी ये पैदा भी नहीं हुए थे तब हम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थे जिसको जिहादियों ने चलाया। आप सिविलाइजेशन की वॉर में सिविलाइजेशन के सिंबल इस्तेमाल करेंगे ना। तो हम लोगों ने अपने दौर में, हम इस बात से खुश हैं, अगर कल भी चले गए तो दुख नहीं होगा कि हमने अपनी भूमिका किसी से कही नहीं। संगठन बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। आज प्रवचन लोग कुछ भी दे दें, टीवी पे बैठ के कुछ भी बदल दें। इस देश के टेलीविजन में 20 साल काम किया मैंने, वो जो एक बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है उसमें भी था। लेकिन आपने कभी वो ताकत नहीं दिखाई जिससे आपका नैरेटिव चले। अभी ने सिर्फ आपने टेलीविजन का रिमोट जो है ना, अगर ये वाला हमारी बात नहीं कह रहा इसे बंद करो, और जब आप वाला वो बात नहीं कह रहा तो शाम को जो लाला का बिजनेस है, टेलीविजन इस पे नहीं चलता है कि बड़ी अच्छी स्टोरी चली, टेलीविजन इस पे चलता है कि विज्ञापन से आज कितना पैसा आया। तो जब आपने कहा कि ये बहुत बकबक कर रहा है, जो ग्रेटर कैलाश में था उसे आपने बदल दिया, तो कपड़े बिक गए, जूते बिक गए, अब देके अडानी को चले गए। और जो आपका नैरेटिव चला दूंगा इसी को देखेंगे कुछ दिन तक। ये बड़े चिल्ला चिल्ला के बोलता है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के बोलने का समय है। तो पूरे भारत के अंग्रेजी मीडिया वाले भी अपने प्रोग्राम में राष्ट्रवाद, सनातन, कैसा लगता है अंग्रेजी में बोलना? आप अपनी ताकत को पहचाने तो सिस्टम बदला, सत्ता बदली, इसे कम से कम 50 साल तक जारी रखिए। ये जो आपकी मांगे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया गेट पर जहां 10 जनपद के रिश्तेदार की मूर्ति लगी हुई थी, जॉर्ज पंजम की, जब उनकी हटाई गई थी तो कहा गया कि भाई यहां पे किसी की और की मूर्ति लगनी थी। इतने शातिर हैं ये लोग कि नहीं, यहां गांधी की मूर्ति लगेगी। वो दौर मैंने देखा है। और जब वहां मूर्ति लगने का समय आया तो बोले ये तो बड़ी बन गई, तो जा ही नहीं रही इसमें। कितने भोले लोग थे बेचारे। तो फिर किसी ने एक और निकाली, कहां से की, बोले ये इंदिरा गांधी की लगा दो। लेकिन भला हो उस जयप्रकाश नारायण का, भला हो उस राजनारायण का, लठ लेके खड़ा हो गया, नहीं लगने दूंगा। इंदिरा की मूर्ति नहीं लगी, गांधी की मूर्ति नहीं लगी। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, समय आपके पास आएगा तब आप उसमें अगर मगर मत कीजिएगा। हम भी अच्छी एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे, लेकिन हम कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। तुफैल भाई ने पूरे आदर के साथ, सत्कार के साथ जब बुलाया तब तो मैं आया नहीं, और जब इन्होंने बुलाया ही नहीं तो मैं पूना में था। मैंने 4-5 बजे पोस्टर देखा। मैंने ओम से पूछा कि क्या हम अवेलेबल हैं। मैंने फोन करके कहा कि मैं आ रहा हूं, तो बोले तुम्हारी तस्वीर ही नहीं छपी है। तो मैंने कहा तस्वीर नहीं छपी है तो क्या फर्क पड़ता है, आ तो सकता हूं मैं। तो मैं जबरदस्ती आया हूं। मुझे नहीं पता था कि तुफैल भाई मुझे इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का मौका देंगे। तो एक डेस्टिनी आपसे कुछ करा रहा है। आप सब यहां बैठे हैं, मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों को सुनने के बाद आप थक गए होंगे। नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि आप अपनी मर्जी से यहां नहीं बैठे हैं। कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठा है। जिनको जाना था वो चले गए। इसलिए इस दौर में जो भी हो रहा है, सिर्फ उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत सवाल पूछने का न समय है, न टाइम है, न हालात हैं। सब कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी में मत रहिए। हमने एक मुहिम चलाई कि इंडिया गेट के ऊपर मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब उसमें हमारी लीडरशिप कर रहे थे कि हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि यार ये ऐसे फालतू के काम करने से क्या फायदा है। उस मुहिम में हमने कहा कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अगर लगेगी तो आने वाली नस्लें ये पूछेंगी कि जिस आदमी को 1945 के एक जहाज एक्सीडेंट में आपने मरा हुआ दिखाया, और देखिए कांग्रेस ने क्या कमाल की चीज दिखाई है। 45 में सुभाष चंद्र बोस को मरा दिखाया और 1958 तक
कैलकाटा में उनके घर की जासूसी हो रही है और ना उनकी किसी को जाति पता है, और ना लोग वो जो समझते हैं ना हम दो हमारे दो, जो हिंदुओं को 2 बच्चे, अमेरिका बड़ा पैकेज, बेटी ये बेटा वो। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, 9वां नंबर था। आज दुनिया में 14 में से किसी को कोई नहीं जानता, सिर्फ सुभाष को जानता है। इसलिए ये बीमारी है। नहीं नहीं क्या करना है, अगर ये नहीं करना है तो बेटा पैकेज पे अमेरिका पे है, कोविड में आएगा नहीं, पिताजी बूढ़े हो गए तो ये जमीन की रखवाली कौन करेगा? पुलिस कौन करेगा? तो भारत माता का जो नारा आप लगा रहे हैं वो भारत माता को बचाएगा कौन? इसलिए सुभाष की मूर्ति लगी, और सुभाष की मूर्ति के साथ साथ जो 26 जनवरी 24 तारीख से शुरू होती थी वो 23 जनवरी से शुरू हुई, और कुछ काम इतनी खामोशी से किए कि 24 घंटे बाद लोगों को पता चला। एक पार्लियामेंट बन रही थी जिसमें कल आपने देखा रात में, वो पार्लियामेंट इनकम्प्लीट थी, और यकायक एक दिन अनाउंस हो गया कि कल पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होना है। आधे से ज्यादा लोगों को तो इस देश में पता ही नहीं था कि ये क्यों कर रहा है। इसलिए जब आपकी निगाह वो होती है तो आपको चीज नजर आती है, हम उसके अलावा कुछ और देखते ही नहीं है। 28 मई को आधी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया, 24 घंटे बाद आलू वालों को पता चला कि 28 मई को इसलिए किया कि सावरकर का जन्मदिन होता है। ऐसे काम होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब सवाल पूछा जाए भाई। उसको मालूम है कि हमारे लोग सवाल बहुत पूछते हैं। 28 मई को सावरकर का जन्मदिन था, और सावरकर का तैलचित्र बड़ा सा लगाया, और इतना स्मार्ट आदमी है कि सिर्फ वही शॉट दिखाया जब सावरकर की पूजा कर रहा था। अब सावरकर को लोग कहेंगे आई एम नॉट ए सावरकर, आई एम ए गांधी। तो तुम्हारे खानदान दर खानदान नस्लों में सावरकर पैदा ही नहीं हो सकता। तुम क्या बात कर रहे हो? सावरकर बनना आसान है। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, वो जहां पत्थर लगा हुआ है कि इस पार्लियामेंट का फला फला डेट में, ये देखा किसी ने जाके? देखिएगा, कुछ बातें कहने का कैसे सरकारें लेती होंगी। मैं ये कोई क्रेडिट की बात नहीं कर रहा, और लोगों ने भी कहा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फोकस होकर कह रहा हूं इसलिए मुझे पता है। भारत के संविधान में जो प्रियम्बल बना हुआ है मक्खन भाई, उस प्रियम्बल के बारे में बहुत लोगों को जो लिखा हुआ है मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब मैंने बात आपको बताई कि पहले पन्ने पर नंदी बना हुआ है, उसी में भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण सब उसमें बने हुए हैं, लेकिन यह काम हुआ कैसे? राजेंद्र प्रसाद ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। बंगाल के अंदर जो शांति निकेतन है, जहां बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा होते हैं, उनमें से नंदलाल बोस को बुलाया, और सरकार को किसी को पता नहीं चलने दिया, ना कोई वो सरकारी जगह मीटिंग हुई, और उनको बुला करके कहा ये संविधान की कॉपी है, कुछ अगले 1 महीने में छपने चली जाएगी, इसको पढ़ें, और कहां कहां किस किस चैप्टर में हमारे अनादिकाल में राष्ट्र कैसे चलता था उसके सिंबलों को डालें। और वो बनाने लग गए। नंदलाल बोस के अंडर में एक लड़का था जिसकी उस वक्त उम्र 22 साल थी, जिसका नाम है राम विहोर सिन्हा, जो जबलपुर के रहने वाले थे। उनकी 2007 में मृत्यु हुई है। उन 2 लोगों ने वो चित्र बनाए, 22 चित्र बन गए। मैं और दूसरी कहानी में नहीं जा रहा। 22 चित्र बनने के बाद वो संविधान में यहां जब लगे तो प्रेस में कल जाना था, तो इस हलचल हुई कि कुछ चित्र हैं उसे एक बार देख लिया जाए। अंबेडकर ने बहुत अवॉइड करने की कोशिश की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि प्रेसिडेंट थे तो उनकी लिमिटेशन थी, लेकिन फिर भी पता चल गया। तो चचा ने उसमें क्या काम किया, उन 22 चित्रों में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी चित्र है। क्योंकि अब इनका
समझ में नहीं आता पंडित कहाँ बने थे ये, का पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने उस चित्र के साथ में एक चित्र और जुड़वा दिया, वो वहीं दिल्ली में बनाना पड़ा, और एक में टीपू चिपका हुआ है और दूसरे में अकबर चिपका हुआ है। सिर्फ 22 चित्रों में 2 ही पेज ऐसे हैं जहां 2 चित्र बने हुए हैं। लेकिन मैं उस बात पे लाना चाहता हूं कि देखिए ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी योद्धा हैं कि 22 साल के लड़के से जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि तुमने ये जो चित्र बनाए हैं, जिसमें 18 चित्र उनके थे, कहा कि तुम इसका मेहनताना ले लो, पैसा देना चाहते थे। अब आज के 22 साल के लड़के को देखिए और उस समय के 22 साल के लड़के को देखिए। मैं बार बार सोचता हूं कि उनके बेटे से मिला, वो जीवित हैं, अच्छे संपन्न लोग हैं। तो जब राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तुमने ये चित्र बनाए, इसका मेहनताना ले लो, तो उसने कहा वो नहीं लूंगा मैं, वो मुझे नहीं लेना। अब उसका विजन कहिए या कुछ भी कहिए, मैं जब आज उसको एनालिसिस करता हूं तो मुझे लगता है 22 साल के बच्चे ने क्या काम किया है। और फिर उस बच्चे ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि इस संविधान में जहां जहां हर पेज पर वो ऐसे करके उसमें मेरा नाम लिख दीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा इसमें क्या बात है, लेकिन उसका धैर्य देखिए, उसका विजन देखिए क्या रहा होगा। उसने कहा अच्छा मेरा किसी जगह मात्र नाम लिखिए, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल की जो लाइन चौकोर बनी हुई है, जो प्रोफाइल बना है, उसमें मेरा नाम मत लिखिए, सिर्फ मेरे नाम का पहला अक्षर राम लिख दीजिए। तो फैल भाई, लोग राम मनोहर विहोर को भूल जाएंगे, लेकिन इस आदमी ने उसी को लगा दिया है। अभी आलू वालों को पता ही नहीं चला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जो काम करके चले गए। उसी के अंदर जैन धर्म की बात है, बौद्ध धर्म की शिक्षा की बात है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई भी है, उसमें बहुत सारी चीजें थी। तो ये चित्रों के माध्यम से होता तो आपको पता चलता हम कौन है, और फिर 700 साल तक, आपके 600 साल तक ये जो ज्ञान व्यापी के अंदर जो बैठे हुए हैं उनका पता चल जाता कि ये असली है। तो हमको ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब वो विषय जो तत्कालिक है, जो मैंने अभी अपना कैंपेन का हिस्सा बनाया है, भारत सेकुलर हुआ 76 में, ठीक साहब, अच्छा बुरा जैसा भी है। अब अगर भारत सेकुलर हो गया तो इनका कहना यह है कि भारत के अंदर सब बराबर हैं, ये संविधान सबको एक से चांस देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हम एग्री कर रहे हैं, हम अंबेडकर की उस डिबेट को भी भूलने के लिए तैयार हैं जिसमें अंबेडकर ने बड़ा तार्किक और सांस्कृतिक उसमें अपना आर्गुमेंट रखा था, और इस घटिया शब्द को हमने मान भी लिया कि 76 में आ गया। तो जब भारत का संविधान सेकुलर है, जब सब बराबर हैं, तो इस संविधान के सब बराबर में फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, फिर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, फिर सच्चर कमीशन क्यों है, फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है। तो भारत के संविधान में हटे या ना हटे, अगर सब बराबर हैं, तो मैं ये मानता हूं कि अगर भारत एक रिलीजियस स्टेट होता, यानी भारत का कोई रिलीजन ओपन होता कि भाई ये हिंदू स्टेट है, अगर हिंदू स्टेट होती, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो वहां जो भी माइनॉरिटी है, 1-8% जो बची हुई हैं, वहां तब तो समझ में आता है कि वहां माइनॉरिटी मिनिस्ट्री होगी, क्योंकि स्टेट का रिलीजन पता है। जब भारत का स्टेट का रिलीजन ही नहीं है, तो ये 8 प्रकल्प क्यों चलाए जा रहे हैं? सच्चर कमीशन 3,500 करोड़ का बजट क्यों है? माइनॉरिटी कमीशन अलग से क्यों है? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से क्यों है? ये मैं कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में जब ये मैनिफेस्टो बन रहा हो, तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा यह होना चाहिए कि भारत की संसद के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ, और उसमें जिसे आप अपना कहते हैं, उस वक्त उनकी गिनती 127 थी, एक नहीं बोला। और बाहर तो विश्व का, दुनिया का, प्लेनेट का सबसे बड़ा संगठन है। ये कोई उनसे नाराजगी नहीं है, उन पे तंज नहीं है, ये इस बात का गुस्सा है कि जब आपने ये कहा कि हम
उन मुद्दों को उठाएंगे जो आम जनमानस को नहीं पता कि सत्ता क्या कर रही है, नहीं कर रही है। जब आपकी भट्टी से निकल के लोग गए थे वहां और 127 बैठे हुए थे, और जब वो जघन्य अपराध हो रहा था तो आप नहीं रोक पाए, क्योंकि आपकी गिनती नहीं थी। शिकायत इसकी नहीं है कि आप नहीं रोक पाए, लेकिन आपने इस देश में इतने सारे प्रवचन हुए, किसी एक प्रवचन में तो बता देते कि हमने 2013 में भारत के अंदर एक ऐसा कानून पास किया है जो देश के, दुनिया के किसी इस्लामिक स्टेट में नहीं है। हमने होने दिया। हम क्या कर रहे हैं? कोई हम सरकार में एमपी बनने के बाद जाके कुछ करेंगे क्या? हमको लगा कि यहीं से चिल्लाएंगे, हम इतना चिल्लाएंगे कि लोगों को जता देंगे, लोग जाग जाएंगे तो लोग तय कर लेंगे कि मुद्दा हमारा दूध कम होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए, या वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। और ये वक्फ बोर्ड क्या भला है? वक्फ का मतलब होता है किसी को दे देना, और ये मुसलमान बहुत समझदार लोग हैं। इनके यहां कहा गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अल्लाह के नाम हो गई, अब अगर वापस लेनी है तो अल्लाह तो साइन करेगा नहीं। तो वक्फ बोर्ड नाम की एक दुकान बनी, उसमें 1995 में अमेंडमेंट हुआ नरसिम्हा राव के जमाने, और फिर संसद में पास हो गया। मैं नहीं जानता कि आप उसकी कितनी निटी-गिटी जानते हैं, मैं बहुत बुलेट पॉइंट में 2 बातें आपको कह देता हूं। तब आप लगाइएगा नारा भारत माता की जय, और फिर यह कहिएगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना है। फिर कहिएगा, पहले भारत की संसद में वक्फ बोर्ड रखा गया, उस पर बहुत बहस हुई, और बहस होने के बाद संसद ने यह जघन्य अपराध किया है, और इसे लेके कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, सिर्फ विष्णु शंकर जैन लेके गया। और फिर कह रहा हूं, मैं ज्यादातर लड़ाइयों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जीतने के हक में नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट को आपने एक नजीर दे दी, अगर 6 दिसंबर 92 नहीं होता तो कभी मंदिर यहां नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट फैसले दे देती है, वो फैसले ठंडे बस्ते में रखते हैं, समाज नहीं जागता। इन मुद्दों के माध्यम से अगर सनातनी जाग जाएगा तो ये मुद्दे मुझे जिंदा रखने हैं। इसलिए मैं 40,000 और 42,000 की बात कर रहा हूं। आप सो जाएंगे अगर 3 मिल गए तो फिर आप गले पड़ जाएंगे भाईजान के, फिर खत्म हो जाएगी आपकी कहानी, और फिर कहीं कोई कश्मीर होगा, कहीं भागलपुर होगा, और फिर आप गीत गाते रहेंगे। इसलिए समाज को जागृत करने के लिए ये मुद्दे जिंदा रहें, खत्म हो, जो नए हैं उनको उठाइए। वक्फ बोर्ड के ऊपर बहस हुई भारत की संसद में, उसमें एक सेक्शन है 40, सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो है कानून, वो क्या कहता है? बहुत पहले जब हम लोग रोडवेज की बसों में सफर करते थे तो कोई आदमी उठ के जाता था तो बस की सीट पे रूमाल लग जाता था, कोई दूसरा आया उसने रूमाल उठाया, वो बैठ गया, तो हम कहते हमारा रूमाल रखा हुआ है भैया, तो वो कहता था रूमाल रखने से क्या होता है भाई? वो कहता था ड्राइवर के ऊपर रख दो तो ड्राइवर तुम्हारा। ये कहानी, ये किस्सा हम बहुत सुनते थे। बिल्कुल वैसा ही भारत की संसद में हुआ है। सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून वो ये कहता है कि ये जो हॉल है, यहां तमाम सम्रांत लोग रहते हैं, और ग्रेटर कैलाश तो खैर एक से एक बड़ा आदमी रहता है। यहां आपकी संसद ने ताकत दी है कि एक वक्फ बोर्ड नाम की एक प्राइवेट बॉडी है, सरकारी बॉडी नहीं है, उस बॉडी के 2 लोग अपने ऑफिस में बैठ करके ये कहें कि ये जो जहां आर्य समाज का मंदिर है यार, ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। सरकार वक्त पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ है, वो कभी कभी लगता है कि 2013 में तो मीडिया भी था, लोकसभा चैनल भी था, राज्यसभा चैनल भी था, लोग बात कर, लेकिन एक कहीं डिबेट मुझे बताइए, एक कहीं चू भी कहीं हो, गली गली हिंदू संगठन, कभी किसी ने कहा ये क्या चीज है? पहले तो जानते नहीं है और फिर उसके बारे में जानना नहीं चाहते। सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून ये कहता है कि ये जो हॉल है जो आर्य समाज का है, ये 50 साल से होगा, इसका बिजली का बिल, इसका पानी का बिल, इसके कागज, जमीन, ये वो सब कुछ होगा उनके पास। सेक्शन 40 ये कहता है कि यहां वक्फ बोर्ड के 2 लोग सिर्फ एक पर्ची पकड़ा दें यहां के एसएचओ को कि ये जो हॉल बना हुआ है ये वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। वो पुलिस वाला आएगा आपके पास, और ये मैं आ नहीं रहा हूं, दिल्ली में 300 मकान खाली हो चुके हैं, आपको पता नहीं है। वो आएगा यहां और यहां के मालिक से पूछेगा,
भाई कहां हैं आप? भाई ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, संसद में ये पास हुआ है कि आप अपने कागज दिखाते रहें। जो ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है, उसे कागज नहीं दिखाने हैं। और अगर आपने पुलिस वाले के कहने से ये खाली नहीं किया तो उसी संसद के अंदर जो बिल बना है उसका क्लॉज है ये कि वो आपको घुसपैठिया घोषित कर देगा। यू आर इनक्रोचर इन योर ओन प्रॉपर्टी, धक्के मार के बाहर निकाल देगा आपको। ये संसद का बिल है। फिर आपसे क्या कहा है कि आप जब बाहर निकल जाएं तो आप एक सामान्य नागरिक के तौर पर ये कहेंगे कि भाई ये मैं कोर्ट जाऊंगा। पार्लियामेंट ने आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कहां जाइए? वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में 5 लोग, उनका जो मुतवल्ली इवन जो है उसको मिला के 5 होंगे, लोकल एमएलए मुसलमान होगा, 5 सदस्यों का एक ट्राइब्यूनल होगा, उसके सामने आपको अर्जी देनी है। यानी जिन लोगों ने सुबह आपका कत्ल किया है, आप शाम में उनसे फैसला लेने जा रहे हैं। यह वक्फ बोर्ड है। और इसकी और खतरनाक सिचुएशन आपको बता देता हूं। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूं प्लीज, एक ग्रेटर कैलाश का आर्य समाज का मंदिर है, यहां हर आदमी आने वाला कम से कम संभ्रांत व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसके समाज में कई सारे होंगे। और अभी 24 में आएंगे पट्टा डाल के, तो पट्टे से पकड़ लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में है। पार्टी वार्टी जाती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनमें नाम लिखेगा आपका कि आप सब लालची थे, मक्कार थे, और आप नहीं, आपकी अगली जनरेशन आपका कॉलर पकड़ लेगी। जिन्होंने आपने बड़े प्यार से पाला है, मिनरल वाटर पिलाया, वो सवाल करेंगे आपसे और आपके पास जवाब नहीं होगा। उसमें यह कहा गया है कि आप उनके उसमें जाइए और उसके बाद खत्म हो जाइए। जो अंबानी की कोठी है, मैं ये जब 10-12 साल से बोल रहा था ना, तो एक होटल में जहां ठहरा था वहां अंबानी के लोग आए और वो मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये सोच सोच के कभी सोचता हूं कि यार हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, हमारी क्या हैसियत है यार। हमको लोग बुलाते हैं, टिकट दे देते हैं, खाना खिला देते हैं, हम कर करा के, हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम किसी एसएचओ को बाके बोले। इतने बड़े आदमी की हैसियत के लोगों को, उनको ये बात ही नहीं पता थी। वो किसी के माध्यम से आए, बोले आपने बोली कि आपके पास प्रूफ क्या है? मैंने कहा अपने इमीडिएट थाने में जाइए और उनसे जाके पूछिए। मालूम है क्या कर रहे हैं? वो जाते हैं, क्लेम करते हैं और 2-4 करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं। टाइम पास हो रहा है। कमाल इस बात का है कि आंध्र प्रदेश में इस वक्फ बोर्ड को लेकर के एक पिटीशन दाखिल हुई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने कहा आई कैन नॉट एंटरटेन दिस पिटीशन बिकॉज इट्स पास इन द पार्लियामेंट, बट रियली आई वांट टू नो कि इसमें है क्या। उस बेचारे को नहीं पता था, उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसने एंटरटेन इसलिए की कि वो अपने रिसोर्सेज से पता करना चाहता था क्या भला है। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कहे कि साहब वो आए थे लोगों को भड़काने के लिए कह गए, नहीं। भारत की टोटल भूमि, टोटल लैंड एरिया, वो सबसे पहले उसके पास रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ के पास है। भारत माता की जय का नारा लगाइए, जोर से लगाइए, एकदम आजाद हो जाएगी। इसलिए अब आपको पता चलेगा कि भारत माता का नारा लगाने से भारत माता नहीं बचने वाली है। और एक और गलतफहमी है, वक्फ बोर्ड एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। और जो ये रह रहे हैं ऊंट पे बैठ के जो आए थे, ये 22 करोड़ अलग रह रहे हैं। आपको पता है बड़े संपन्न लोग अपने बेटे बेटियों की खूब शादी वादी करते हैं और उनको फिर प्यार की निशानी देखने के लिए भेज देते हैं आगरा। वो भी प्यार की निशानी देखते हैं बेचारे। 2 दिन नहीं हुए थे शादी के, वो भी पूछने लगती है अपने पति से ऐसी बनवाओगे? अभी 2 दिन हुए उसे, और उसके पास टिकट लौटने का ना हो लेकिन कहेगा हाँ बनवाऊंगा। उस प्यार की निशानी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखती है, वक्फ बोर्ड के पास चला गया वो। सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो चेयरपर्सन थी,
मतलब मैं सोए हुए लेवल की लिमिट बता रहा हूं आपको। खबर दिल्ली के बड़े अखबार इंग्लिश में छप रही है, खबर गुजरात में छप रही है, इत्तेफाक से उन्होंने मुझे अपने यहां गेस्ट बुला लिया और मुझे भाषण देना था। ठीक है, जब हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो बेचारी मंच पे बैठी हुई थी। मैं बार बार ये सोच रहा था, या तो ये बहुत बहादुर महिला है, या तो इसको मेरे बारे में पता नहीं है, और या ये अपने बारे में नहीं जानती। मैंने आखिर में कहा चलिए आप लोग सब सामने बैठ जाइए तो ज्यादा साफ सुनाई देगा, मंच पे नहीं सुनाई देगा। 4 एमएलए, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लीगल एडवाइजर साथ में बैठा है। मैंने कहा कि आप बहादुर हैं कि आपने मुझे बुला लिया। मैंने कहा जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, उसके ऊपर वक्फ का दावा है, अब आपकी बोली मुझे ये नहीं पता। वो लीगल एडवाइजर पैसे लेता, उसको नहीं पता। मैंने कहा गुजराती अखबार ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया का। वो कह रही अच्छा, ये तो हाल है। जिस मंदिर को बनाने के लिए इतना लंबा मामला हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे गुजरात, सोमनाथ के मंदिर को, नहीं पता सोमनाथ के मंदिर के पीछे की पूरी जमीन वक्फ के पास है। तो जब मैं आपसे कहता हूं तीसरे नंबर की जमीन वक्फ के पास है, तो आप तो 26 माले पे रह रहे हैं। यूपी में कहावत है, कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। आप जाते रहिए कोर्ट। इतने बोलने के बाद सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, और इस अमेंडमेंट में कितनी बड़ी मक्कारी है इस पूरी व्यवस्था की, ये काले कोट वालों की। ये कहा गया कि साहब आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अब उन्होंने कहा है अच्छा अब आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। यानी पहले मेरा घर पे कब्जा कोई कर ले, मेरा सामान बाहर फेंक दे, और फिर उसके बाद में 10 साल तक मुकदमा लड़ूं, मेरे पास इतनी ताकत है कि नहीं है। लेकिन जज साहब ने कहा अब आ सकते हो। मेरा सवाल यह कि जज साहब उस पिटीशन को एंटरटेन ही कैसे कर रहे हैं? कानून ये होना चाहिए कि भाई मेरा मकान कोई कब्जा कर रहा है तो पुलिस 24 घंटे में पहले मुझे वापस मकान दिलाए, फिर कोर्ट उसको मुझे तो बाहर बैठा दिया है सामान के साथ में, 5 बच्चों के साथ, तोता मैना पिंजरा लेकर बाहर बैठा हूं मैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं फिर लड़ो, फिर हाई कोर्ट में कौन लड़ेगा? किसके पास पैसा है? ये मक्कारी है इस देश की सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए वो विषय उठाइए जिस भारत माता के लिए जान दे रहे हैं, जिस भारत माता के लिए आपके घर का बेटा बॉर्डर पे जान दे रहा है कि ये भारत माता का टुकड़ा बचा रहे। ये तभी बचा रहेगा जब आप उन मुद्दों को उठाएंगे जिसमें आपका दूध सस्ता नहीं होगा, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, आपकी पढ़ाई की फीस सस्ती नहीं होगी। लेकिन राष्ट्र की बात करते वक्त ये ध्यान रखें कि मुद्दे कौन से उठाने हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ तुफैल भाई ने जो मुझे मौका दिया है, मैं यही कह सकता हूं, इसको लोगों को बताइए। भारत की तीसरे नंबर की भूमि वक्फ बोर्ड के पास लीगली है। हमारे हक में भी कोई फैसला होता है ना, मैंने वही कहा जब आप कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बना दो, अरे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो उसने फैसले करवाए कोर्ट में, वो भी मुझे और आपको नहीं पता। तुफैल भाई, जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ रॉय साहब, इतना बड़ा फैसला अगर 20-25 साल के इतिहास में देखें ऐसा फैसला नहीं आया। मैं तो लीगल नहीं हूं। एक फैसला 2018 में आया और वो आके रख गया, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं। आपके लोगों को लगता है कि अरे लोग हम ही से सवाल ना पूछे, तो वो बिल्कुल नहीं बता रहे। लेकिन इस सोशल मीडिया में कोई चीज छुपी नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला निकलवा लिया हमने। फैसला क्या है तुफैल भाई, पता है आपको? भारत की सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का यह फैसला है कि पूरे भारत में जिस सार्वजनिक यानी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी किस्म का मजहबी स्ट्रक्चर बना है, उसे हर राज्य की सरकार एकदम नस्ते नाबूद करे और फिर इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दे। बीच का रास्ते नहीं छोड़ा। जिस जगह जो आग लगी है, उस आग का कारण बता रहा हूं। तो तुफैल भाई तो उस जगह से वाकिफ हैं, उत्तराखंड से। ये आग ऐसी नहीं लगी है, ये आग इसलिए लगी है कि इसकी शुरुआत, इसकी कैंपेन हमने हल्द्वानी से शुरू की थी 1.5 साल पहले। और हमने कुछ नहीं कहा, हमने किसी से शिकायत नहीं की, हमने कोई पीएल नहीं, हमने जितनी गले में हमारी आवाज थी हम उतनी जोर से चिल्लाए।
और नाम लेके मुख्यमंत्री को कहा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपके अफसरों को हो सकता है वो और कामों में बिजी हों तो हम आपको वो जजमेंट पहुंचा देंगे। अगर आप सच में इसको देवभूमि कहते हैं, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप इसको पढ़वा लें। फिर उन्होंने विष्णु शंकर जैन को फ़ोन करा कि भाई पुष्पेन जी हल्द्वानी में कुछ कह के गए हैं, वो उस विष्णु ने उनको कागज़ भेज दिया। कम से कम कुछ भी कहो, उस कागज़ की बुनियाद पर 4000 मज़ारें नस्ते नाबूद हो गई। मैं उससे खुश नहीं हूं, नहीं भाई साहब, बहुत हैं, क्योंकि पीर बाबा एक्सप्रेसवे पे मरते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जगह ही मरते हैं, और मरने के लिए जगह ही नहीं उनके कोई, कहीं भी मरते हैं। वो फिलहाल हवा में तो है ही, वो हवा, भाई आसमान से किताब आई है तो हवा में ही बनेगा भाई वो। तो मेरा कहना है मेरे भाई कि उस कैंपेन को चलाइए जिससे आपका वजूद, आपका अस्तित्व, आपका एग्जिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये रहेगा तो सब कुछ होगा। हर आदमी यहां से बाहर चला जाएगा, हर आदमी दिल्ली से कहीं और चला जाएगा, दिल्ली से तो ये खाना बदोशों की जिंदगी से भारत माता नहीं बचने वाली। अपने आइडिया बदलिए, अपने हथियारों को बदलिए। हथियार का मतलब बंदूक नहीं है, आपने तर्क बदलिए। और अभी आपके पास गिनती का जोर है, लेकिन गिनती में ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, अछूत है, ये हैं, हिंदू नहीं दिखता। इसलिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, अभी आपको 5 साल में एक दिन में 1 घंटा, और 1 घंटे का 1 मिनट और 45 सेकंड, ऑलमोस्ट 45 सेकंड, इवन 1 मिनट भी नहीं मुझे चाहिए। आप किसको वोट दें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 5 साल में जब इलेक्शन हो तो बटन दबाने से पहले अपने आप से पूछिएगा कि मैं ये जाति का लीडर जिताऊं, पार्टी का लीडर जिताऊं। आप वोट सनातनी होके देखिए और कुछ मत करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब जब आप ये करेंगे तो सत्ताओं को भी एहसास है, ऐसा नहीं है। ये जो मंदिर बना है इसकी अंदर की कहानी कम लोगों को पता है। ये जो 370 हटी है ये कम लोग जानते हैं, क्योंकि अब बन गया है तो मैं तो सार्वजनिक बोल देता हूं। और इसमें अगर मेरे नेताओं का, जो मेरे लीडर हैं, अगर उनका भाव बढ़ता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं। ये धारा 370 और राम मंदिर का फैसला, ये जो दिख रहा है उससे पूछिए कैसे हुआ है, अंदाजा नहीं है आपको। इसलिए कि जो सत्ता चलती है वो पीछे होती है, सामने तो पोस्टर लगा होता है, सबका साथ सबका विकास। उस पोस्टर पे ही चलती है दुनिया, पीछे की दुनिया अलग होती है। एक दिन दिल्ली में अनाउंसमेंट हुआ, आप सब दिल्ली के लोग हैं, रिकॉल करिएगा डेट। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहता हूं। हम जैसे लोग, क्योंकि पता है हमको कुछ, हमने कहा ये कैसे मुमकिन, जो आदमी जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है उसे कोर्ट क्यों देखनी है। लेकिन पूरा सैनिटाइज कर दिया गया, दिल्ली में बंदोबस्त हो गया। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट घूमना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री घूमेगा तो कौन दिखाएगा उनको? जज साहब ही दिखाएंगे। तो जज साहब दिखा रहे थे, तो जज साहब इधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे। उसको भी ऐसा लग रहा था बेचारा क्या देखना चाहता है। एक तो छोटे कद के थे जज साहब, इधर घुमाया इधर घुमाया। फिर उसने आखिर में जज साहब ने कहा यहाँ ये होता है, वो भी उनको भी समझ में नहीं आया कि होने वाला क्या है। फिर उसने एक पर्ची से डेट, फाइल नंबर और दामाद का नाम बताया कि ये तो काफ़ी गहरे संगीन अपराधों में फंसे हुए हैं, और फिर पर्ची रख ली और दौरा समाप्त हो गया। निकल के आए, बोले मैं 40 दिन में फैसला दूंगा। तब भी लोगों की समझ में नहीं आया 40 दिन में। फिर उन्होंने फैसला दे दिया। जो लोग इस सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिस, समाज से जस्टिस मांग रहे थे, उन्हीं में से एक साहब ने फैसला दे दिया। और जब फैसला दे दिया, दे करके जब तक वो घर पहुंचते एक लिफाफा चला गया और कहा कि भारत सरकार आपके कामों के प्रति, आपकी श्रद्धा के प्रति इतना सम्मान प्रकट करती है कि जो प्रधान राष्ट्रपति के कोटे से राज्यसभा में जाते हैं, ये 6 साल के लिए जाइए। अब 6 साल तक वो बोल नहीं सकते, उसके बाद वो बोलने लायक रहेंगे नहीं रहेंगे किसी को पता नहीं। तो ये सत्ताओं के चलाने का तरीका होता है। ये सत्ताएं ऐसे नहीं चलती हैं कि बस वो किताब पढ़ ली, कॉमा, फुल स्टॉप। 370 है अंदाजा आपको 370 हटने का?
भारत के संसदीय इतिहास की यह पहली घटना है। और इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, 19 के बाद यह एहसास हुआ होगा जो सत्ता पे बैठे हैं कि 282 से 303 इन्होंने स्वच्छ अभियान के लिए नहीं दिया है। ये स्वच्छ अभियान चाहते हैं किसी और का। ये भरोसा जगता है ना कि आप चाहते क्या हैं भाई। तो एक आदमी ने इंतजाम करा और 370 में जो 2 सदन हैं, जिसमें से एक सदन ऐसा था जिसमें इस सरकार का बहुमत नहीं था। लेकिन मैंने कहा ना कि आप लड़की के लिए वर नहीं चुन रहे हैं। इस जितनी भी संक्रमण व्यवस्था है, जितने भी इसमें खतरे हैं, उन खतरों से लड़ने वाला आदमी चुनिए। कमाल देखिए, जिस सदन में इस सरकार का बहुमत नहीं, उसी में 370 आया। और हमारे मैं रिएक्शन को बता रहा हूं, हमारे हिंदू लोगों ने, ओह यार देखो अब ये क्या करेंगे, देखो अब ये बेवकूफ बनाएंगे, कहेंगे राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है और बिल गिर जाएगा और फिर कहेंगे हमें 400 दो। ये आम हिंदू, मैंने कहा पर तसल्ली तो रखो, थोड़ी देर तो दो, दूसरे को चांस तो दो यार, गोल मारेगा टाइम तो लगाएगा ना वो। मैं ये रिएक्शन था लोगों का। थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो जो आलू से सोना बनाने वाले लोग थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके सारे वर्कर गायब थे। और बिल रखा, बिल पास हो गया। अब लोकसभा में तो सबको मालूम था कि 303 है। 2 दिन तक किसी को समझ नहीं आया हुआ क्या है। 3 महीने पहले भारत की संसदीय परंपराओं की जो परपाटी है, उस परपाटी के तहत बहुत से ऐसे लोग जीत के आते हैं जो पार्लियामेंट में भी पहली बार जाते हैं, जिन्होंने बड़े पंखे शैलेंडलियर भी पहली बार देखे हैं। उन सब का एक नियम है, उस सरकार का कंट्रोल होता है और सरकार उसमें सबको सम्मिलित करती है। 3 महीने पहले नंबर 2 ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के ये कहा कि ये जो डेलीगेशन जाके बाहर कहीं कहीं कुछ देखते हैं, इस बार एक डेलीगेशन जा रहा है नीदरलैंड, वहाँ पानी की व्यवस्था देखने है और उसमें सब पार्टी के लोग जाते हैं। तो जब मीटिंग थी तो उसमें बीजेपी के भी 2 बैठे हुए थे। और उसके बाद जब वो जाने का समय आया और तय किया बाकायदा, ये 3 महीने पहले मीटिंग हुई तब किसी को हवा नहीं थी कुछ भी, और उसके बाद तय किया, डेट तय की और उसके बाद वो नीदरलैंड चले गए। लास्ट मोमेंट पे बीजेपी के दोनों एमपी के पेट में दर्द हो गया, वो वापस आ गए। और इतना मैंने फिर वही बता रहा हूं, जब ये नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख रहे थे तब यहां बिल पास हो रहा था। ठीक साहब, बिल पास होने के इतना, मैं उसको शातिर शब्द इस्तेमाल करूंगा तो नेगेटिव टोन हो जाएगी। जिस दिन बिल लाना था उस दिन नीदरलैंड से इंडिया की फ्लाइट भी नहीं थी। तो आप सोचें कि सत्ताएं ऐसे चल रही हैं। आप भरोसा दें अगर कि तुम्हें इतने परपंच क्यों करने हैं, कम से कम अभी तो हम 82,000 हैं। अगर 82,000 में से 25 करोड़ भी वोटर हैं और ये तय करके वोट करने जाएं, तो फिर वो जो योजनाएं हैं ना उनके लिए, उन योजनाओं को वैसे ही समाप्त करेगा जैसे काफिर के पैसे से, क्योंकि ये असली मुसलमान है जो आया है गुजरात से। उसमें लिखा है कुरान मजीद में कि आप हज जब ही कर सकते हैं जब अपनी बेटी और अपने घर की तमाम जिम्मेदारियां आपने पूरी कर ली हो, शादी कर दी हो, तब ही करेंगे और अपनी कमाई के पैसे से करेंगे। ये कितने मुनाफिक और मक्कार मुसलमान हैं, काफिर के पैसे से हज करने जाते हैं और फिर कहते हैं हमें फायदा नहीं होता। हमें होगा, तुम्हें क्यों होगा, पैसा हमारा था। इसने फिर कहा कि नहीं, अल्लाह मियां ने फरमाया है अपने पैसे से करना है, हज सब्सिडी समाप्त। तो आप सोचें कि मुसलमान को तो वो सच्चा मुसलमान है, लेकिन एक ही जगह बेईमान है। वो बस कहता है कि हमें अल्लाह पे बहुत यकीन है और हम अल्लाह की हर बात पत्थर की लकीर है, जो कुछ है अल्लाह ही है। हमने भी कहा कि भाई हो सकता है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर अल्लाह पे तुम्हें यकीन है और अल्लाह पे कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता,
तो अल्लाह को नीचे भेजते वक्त नहीं पता था कि नाक कहां लगानी है, कान कहां लगाना है? ये जो नीचे आके तुमने काट छांट की, वहीं से करके नहीं भेज सकता था? तुम्हें अल्लाह की जात पे कहां यकीन है? तुमने तो अल्लाह के बनाए उस मखलूक में भी काट छांट कर दी यार, और कहते हो मैं अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह पे हमें यकीन है, हम जैसे आते हैं वैसे ही जाते हैं। किसको अल्लाह पे ज्यादा यकीन है? सच बोलिए, कुरान मजीद को बिना पढ़े मत बोलिए। 5 वक्त अजान, अभी कोई 292 की बात कर रहा था, आपने की थी शायद। अजान तो हमने बहुत दी है, पास भी होना था और घर से लगी मस्जिद भी थी। अजान में 5 बात क्या कहा जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसका अर्थ क्या है? अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, यही है। अगर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है तो यह हेट स्पीच होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहां जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। तुम सबको चुनौती क्यों दे रहे हो? डरा क्यों रहे हो? 5 बार तुम ये चिल्लाते हो कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं हो। तुम इस्लामिक स्टेट में कह सकते हो, लेकिन यहां तो सेकुलर लोग हैं, यहां तो पुष्पेंद्र भी रहता है। आप किसको धमका रहे हैं? लेकिन जज साहब को जेंडर जस्टिस सबरीमला में दिख रहा था कि जेंडर जस्टिस नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहां जो बौद्धिक लोग हैं, या तो वो कावर्ड हैं या उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, कभी नहीं बताते ये बात। इस बात को खोजने में मुझे एक लंबा समय लगा कि शबरीमला के जो 5-6 मंदिर हैं, वहां कोई 5 या 6 मंदिर हैं ऐसे इसी तरीके के केरला में। तो बाद में मुझे पता चला, और एक क्रिश्चियन लड़की है। ये जो आपके कुंडलियां हैं, इन कुंडलियों में अलग अलग कुंडली को जागृत करने का मंत्र उस एक मंदिर में होता है। किसी मंदिर में ये कुंडली होगी, किसी में ऐसे करके हैं वो जो 7 चक्र हैं। इस वाले मंदिर में, जिसमें शबरीमला में महिलाओं को एक महीने में एक पर्टिकुलर उनके शरीर में एक बायोलॉजिकल मूवमेंट होता है, चेंज होता है, उस कारण से वो उनको वहां जाना मना था। अब ये परंपरा हजारों साल पुरानी थी, लेकिन वो तो लॉ पढ़ के आए हैं, उनको तो ज्ञान हर चीज में देना है। तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा, क्योंकि महिलाओं को यह जाना मना है। उनको पता नहीं कि वहां एक ऐसा मंदिर है जहां पुरुषों को भी किसी खास समय जाना मना है, और नहीं जाने दिया उन्होंने। उसमें बहस चल गई, दुनिया भर का काम हो गया। 10 दिन के बाद हमारे एक साथी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है। सर, जो जेंडर जस्टिस की बात आप कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है, लेकिन मस्जिद में भी मुसलमान औरत और मर्द एक साथ पढ़ेगा नमाज। तो जज साहब पहले तो झटका खाए, बोले नो नो नो, वी कांट इंटरफेयर इन इट। अब ये मुंह पे नहीं कह सकता था मैं उनके। मैंने कहा अगर तुम मस्जिद में जेंडर जस्टिस करोगे ना तो सड़क पे इनजस्टिस हो जाएगा आपके साथ। ये होता है डर। ये जुडिशरी जो ज्ञान देती है ना, ब्लैक कैट के अंदर बैठ करके, ना तनख्वाह का पता, ना अकाउंट का पता, कुछ पूछ नहीं सकते आप, दूसरे भगवान है ये। तो जेंडर जस्टिस के उस मामले को एक लेडी है जो मेंस्ट्रुएशन जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, उसने ये पूरी किताब लिखी, और उस किताब के बाद वो मुझसे मिली, तब उसने मुझे बताया कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब वो महिलाओं, बहनों में, माओं में हमारे वो जो मेंस्ट्रुएशन की साइकिल घूमती है, उस वक्त पर्टिकुलर उस टाइम पर औरत के अंदर थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है, थोड़ा डिजेक्टेड हो जाती है। उस पर्टिकुलर मंदिर में जो मूर्ति है उससे निकलने वाली रेज अगर उस महिला के ऊपर उस मूवमेंट पे लगेंगी तो हो सकता है कि उसका डिप्रेशन लेवल इतना हो कि वो सुसाइड कर ले। उसके पीछे साइंस ये थी, लेकिन ना तो उन्हें पता थी और ना हमारे यहां जितने घूम रहे हैं किसी को नहीं पता थी। एक लेडी है, उसका नाम है सीनू जोसेफ, उसने किताब भी लिखी उसके ऊपर। इसलिए सच को सच बोलिए, बेधड़ल्ले से बोलिए, और अगर अब नहीं बोले तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।